अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉइस ऑफ जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो दोस्तों आज की वीडियो है जी जापान इमिग्रेशन की कुछ नई अपडेट्स देखी हैं, तो सोचा चलें एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं जी। अपडेट्स ये आई हैं कि जापान इमिग्रेशन की तरफ से नई अपडेट्स हैं जो लोग जापान में रह रहे हैं उनके हवाले से है। भले आप दूसरी कंट्री में हो लेकिन किसी का भी प्रोग्राम हो जापान में आने का तो ये चीजें पता होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना हो। और जो लोग जापान में हैं उनको भी इसके बारे में लाजिम पता होना चाहिए जी। उसके लिए अपडेट्स क्या हैं? अब जब आप वीजा अप्लाई करेंगे रीन्यू करवाने के लिए, भले वो रिफ्यूजी वीजा हो या परमानेंट वीजा हो या जापानीज वाइफ वाला वीजा हो या कंपनी वाला वीजा हो, कोई सा भी वीजा हो, जब रीन्यू करवाने के लिए जाएंगे तो आपको अपना जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, मसलन किसी के ऊपर कोई पुलिस केस था या कोई किसी किस्म का भी कोई मामला बना हुआ हो पहले भी, तो वो बताना अब जरूरी है। उसका इस चीज से ताल्लुक तो भले कुछ ना हो, वो खत्म हो गया हो मामला, लेकिन फिर भी इमिग्रेशन में आपने जब वीजा रीन्यू करवाना है तो वहां पर बताना जरूरी है। अगर नहीं बताएंगे तो ये कुछ इंफॉर्मेशन छुपाने के जुमरे में आएगा और आपका वीजा जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। भले परमानेंट वीजा हो, इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सा भी वीजा हो, वीजा वो कैंसिल हो सकता है। ये एक छोटी सी बात छुपाने की वजह से भी कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, चाहे कोई सा भी हो, चाहे गाड़ी एक्सीडेंट का हो, लेकिन पुलिस में जब रिकॉर्ड आ गया तो वो फिर बताना जरूरी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे अपनी पूरी फैमिली के बारे में डिटेल बताना जरूरी है। ये पहले भी जरूरी था, लेकिन पहले सिर्फ था अपनी बीवी और बच्चों के बारे में जो जापान में आपके साथ हो या जापानी जाए, जो भी हो, फैमिली आपकी जापान में है, सिर्फ उनके बारे में बताना। लेकिन अब अगर आपका कोई अंकल है, आंटी है जापान में, या ब्रदर सिस्टर भी है जापान में, बीवी बच्चे भी हैं, जो भी जापान के अंदर आपका रिलेटिव है, उसका नाम और उनका वीजा जो उसके ऊपर पूरी ऑप्शन होती है पेपर के ऊपर, वो सब बताना जरूरी है। अगर नहीं बताएंगे तो इमिग्रेशन में तो शो होता ही है हर चीज, तो वहां पर कोई चीज शो हो गई, मिसाल के तौर पे किसी का भाई है इधर, भले वो रिफ्यूजी वीजे के ऊपर भी हो और आपका वीजा है एक नंबर यानी कि परमानेंट भी है, या चाहे जो भी वीजा हो, चाहे दोनों का रिफ्यूजी हो, तो अपने भाई का बताना जरूरी है। अगर आप नहीं बताएंगे तो सिस्टम में तो शो हो गया अगर, तो फिर आपका जो भी उनकी मर्जी है, आपका सीधा वीजा वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे जो है वो काम की डिटेल बतानी होगी। ये तो खैर पहले भी चलता था, बताना होता था, आपने कंपनी से एनओसी लेटर, कंपनी वर्किंग एक्सपीरियंस, वर्किंग का लेटर लेना होता है। एनओसी तो खैर नहीं होता, लेकिन कंपनी का लेटर होता है वर्किंग का कि यहाँ पर ये बंदा काम कर रहा है, ये नाम है, ये एड्रेस है। वो तो नॉर्मल बोलते हैं, अभी जापानी में उसका नाम ना भूल गया क्या नाम बोलते हैं, लेकिन वो लेटर भी साथ में लगाना है, काम कहाँ पर करते हैं, क्या काम है, ये तो पहले भी सेम ही था। और इसके बाद है कंपनी में काम क्या करते हैं, वो सारा उसी ऊपर के पेपर के ऊपर लिखा होता है। बाकी जो जिनका वर्किंग वीजा हो उनका अपनी कंपनी का इंश्योरेंस कार्ड बना होता है, तो इंश्योरेंस कार्ड का नंबर वगैरह भी साथ में लिखना जरूरी है, या कार्ड की फोटोकॉपी भी लगा लें, नंबर तो है उसके ऊपर ही होता है, तो ये भी जरूरी है। और जो नए वीजे वाले हैं जिनका सीओई निकलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी निकलेगा, यानी कि वीजा ही हो गया निकलेगा, तो उनको बताना होगा कि जब जापान में आएंगे या वीजा लगने के लिए कि वो जापान में अगर इससे पहले रह चुके हैं तो क्या काम करते थे जापान में, चाहे एलिजिबिलिटी वीजे पे थे या जो भी था, वो काम क्या करते थे, तो ये भी बताना जरूरी होगा। क्योंकि इमिग्रेशन में तो सारा रिकॉर्ड शो हो जाता है बंदे का, जब पासपोर्ट नंबर वगैरह डालते हैं तो सब शो हो जाता है। या जब एयरपोर्ट पे आएंगे अगर कोई चीज नहीं बताएंगे, जब एयरपोर्ट पे आएंगे फिंगरप्रिंट होंगे तो वहां पर तो पूरा रिकॉर्ड बंदे का आ जाएगा, तो फिर वहां से एंट्री भी नहीं मिलेगी, भले आपका वर्किंग वीजा हो या कुछ हो। तो इसलिए ये चीजें बताना जरूरी है। और इसके बाद फिर इनकम भी, ये तो खैर पहले भी वो वीजा फॉर्म के अंदर ऑप्शन होती है कि अपनी सैलरी बतानी होती है, एक साल में आपने कितने पैसे कमाए हैं, वो गिनसिंग बोलते हैं जापान में। वो हर बंदे को जो कंपनियों में काम करते हैं एक साल के बाद दिसंबर में या जनवरी में वो पेपर एक मिल जाता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने पूरे साल में कितने पैसे कमाए हैं। उसी के हिसाब से फिर सालाना टैक्स वगैरह भी आता है, जिसको शिंकोको कहते हैं, कोकते शिंकोको। तो वो पेपर के ऊपर लिखा होता है आपकी सैलरी, तो उसी से देख के आप पूरी सैलरी उसके ऊपर लिख दें। किसी की 300 मान हुई है इनकम या 250 मान हुई है, क्योंकि ये नॉर्मल है, 250-300 के अंदर ही बंदे की सैलरी होती है, 300 से ऊपर भी चली जाती है, ये नॉर्मल सैलरी बंदे की होती है। और जो टैक्स वगैरह कटते हैं वो बाद में
वो टैक्स इसमें काउंट नहीं करना, आपने पूरी सैलरी उसमें लिखनी है कि आपका मसलन अगर किसी की 300 350 मान भी सैलरी बनी थी, टैक्स तो है जितना उसमें कटा वो तो आपने रिसीव की रकम बाद में, चाहे वो 200 मान या 250 मान भी आपने रिसीव की, लेकिन जो आपके बने हैं वही आपने पैसे वहां पर लिखने हैं। अब 300 मान जो है वो 33 लाख बन गए, समझे 30 लाख बन गए जापान के, और आपने भले रिसीव 22 लाख किए हो, लेकिन वो पैसे आपने 33 लाख लिखने, जो ज्यादा अमाउंट है वही आपने वहां पर शो करनी है कि इतना मैंने पैसे कमाए थे, बाकी टैक्स वगैरह मैंने दे दिए हुए हैं। वो तो खैर वो इमिग्रेशन वाले चेक कर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो साथ में पेपर लगता है नोजे शोमेशो काजे शोमेशो, तो उनके ऊपर सारी डिटेल होती है, वो भी साथ में लगना ही होता है। तो ये कुछ न्यू अपडेट थी। अगर किसी दोस्त को कोई समझ ना भी आई हो तो अगर पूछना चाहें मुझसे तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी वकील से पूछ लें, या फिर ज्यादा तसल्ली करनी हो तो डायरेक्ट इमिग्रेशन चले जाएं और वहां से जाके ये मालूमात पूछ लें, या फिर इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके भी सर्च करके तो देख लें। नहीं तो इमिग्रेशन का रास्ता आसान है, वहां पे जाके तो पूछ सकते हैं भाई ये इन्फॉर्मेशन सही भी है या गलत है, या ये लिखना जरूरी है कि नहीं। अगर कोई चीज हिडन में रखेंगे तो आपके लिए ही मसला बन सकता है, तो इसलिए कोशिश करेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिख के तो इमिग्रेशन को सबमिट करें। और मजीद एक प्लस पॉइंट बता देता हूं मैं कि भाई गाड़ी का खास करके ध्यान रखें, गाड़ी में मोबाइल यूज करना ये बहुत ही बड़ा जुर्म है जापान में। इसकी वजह से आपका परमानेंट वीजा जो है वो कैंसिल भी हो सकता है, और अगर अभी परमानेंट नहीं मिला तो परमानेंट फिर भूल जाए, लाइफ टाइम वीजा भूल जाए, वो नहीं मिलेगा। और गाड़ी की पार्किंग का भी बहुत बड़ा मसला है कि गाड़ी पार्किंग जो है वो भी सही जगह पे करें, जहां पर पार्किंग है वहीं पर करें, रॉन्ग पार्किंग ना करें, या किसी की पार्किंग में गाड़ी छोड़ के ना चले जाएं, कि ये भी बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड जापान में गिना जाता है। और एक तीसरा है ये कचरा फेंकने का, कि ये कचरा भी ऐसे ही रोड के ऊपर या कहीं पर भी बिल्कुल भी ना फेंके, कि फॉरनर जो है ये गलती अक्सर कर देते हैं, लेकिन किसी जापानीज ने देख लिया कचरा फेंकते हुए गाड़ी में ही, चाहे किसी ने देख लिया, आप गाड़ी का नंबर भी किसी ने नोट करके पुलिस को बता दिया, तो भाई इसमें भी बहुत ही बड़ा मसला बन सकता है। तो ये 2-4 चीजें हैं, बस इनके ऊपर ध्यान रखें तो इंशाल्लाह सारा सिस्टम ठीक रहेगा। और बाकी अगर किसी ने लाइफ टाइम वीजा अप्लाई करना है तो उसके लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अपना एड्रेस जो है वो एक सिटी में ही रखें, कम से कम 2 साल या 3 साल 2 साल या 3 साल एक ही सिटी में अपना एड्रेस रखें, अपना एड्रेस चेंज ना करें, तो ही आप एलिजिबल होंगे परमानेंट वीजा अप्लाई करने के लिए। वरना अगर आप 6 महीने यहां पर हैं, 1 साल दूसरे सिटी में है, तो आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो अपना जो सेक्शो है, सिटी ऑफिस है, वहां से जो पेपर वगैरह चाहिए होते हैं तो वो भी 2 साल के रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब एक सेक्शो में आपके 2 साल के नहीं होंगे तो इमिग्रेशन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे भी ये भी मुझे एक दोस्त ने बताया था कि इसी सूरत भी होती है। तो कम से कम 2 साल एक ही जगह पर रुकें और फिर अपना परमानेंट वीजा जो है लाइफ टाइम वीजा अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। अगर बाकी सब कुछ क्लियर है तो ये सब काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि काफी सारी डिटेल इसमें बता दी, आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी दोस्त ने कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज वॉइस ऑफ जापान पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऐड है, तो वहां से भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जितना मुझे पता होगा मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।